नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, 2 भारतीय कोविड टीकों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से 50 यात्रियों को लेकर उड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त। चीन में फंसे जहाज MV जग आनंद में मौजूद भारतीय कर्मी 14 जनवरी को स्वदेश लौटेंगे। और भारत के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 197 रन की बढ़त। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधी क्षमता सिद्ध हो चुकी है। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली कोविन के बारे में भी जानकारी दी गई। इस पर अभी तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और इससे कम आयु तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण श्रृंखला अधिकारी, IEC अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि 2 कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है। राष्ट्रपति आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के समापन सत्र में बोल रहे थे। We supplied medicines to nearly 150 countries, making the world look at India as the pharmacy of the world. The recent success of our scientists and technicians in developing 2 COVID vaccines is a matter of achievement for the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is driven by the spirit of global well-being. राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य स्वकेंद्रित प्रबंधन या देश को बंद करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी ने यात्रा में बहुत व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को इस मुश्किल समय में स्वदेश लाने के लिए विदेश मंत्रालय और राजदूतावासों की सराहना की। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने, फंसे हुए छात्रों की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने, धन एकत्र करने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आया है। राष्ट्रपति ने विदेशों में लगभग 3 करोड़ भारतीय आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दुनिया के प्रत्येक कोने में निवास कर रहे हैं।
श्री कोविंद ने कहा कि इससे ये सिद्ध हो गया है कि भारतीयों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। It has been aptly put that the sun never sets on the Indian diaspora. Known as the model minority, diaspora Indians have an impressive presence in the fields of science and technology, especially ICT and medicine, entrepreneurship, trade and commerce, academics, art, literature and sports. Some of you have reached leadership positions in administration and politics. You have spread the soft power of India and made your mark on the global stage. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का स्मरण करने का एक अवसर भी है। श्री कोविंद ने जोर देकर कहा कि गांधी जी ने भारतीयता, अहिंसा, नैतिकता, सरलता और सतत विकास को हमारे सिद्धांत बने रहने पर जोर दिया था। On this very day, in the year 1915, Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi Bharatiya, returned to India. The Pravasi Bharatiya Divas is also an occasion to recall Gandhiji's ideals for individual and collective life. Gandhiji's emphasis on Indianness, non-violence, ethics, simplicity and sustainable development remain our guiding principles. श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का ऋणी है, जिन्होंने भारतीय समुदाय को देश से फिर से जोड़ा। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाना शुरू हुआ, जब वह देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी और विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि जब भी वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाएं सुनते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है। आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे। और आप देखिए फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं। भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी भारत में कई स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत हुई। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और PLI योजना जैसे उपाय किए हैं, जो बहुत कम समय में बड़े लोकप्रिय हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रीच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। कई प्रवासी भारतीयों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सम्मेलन पर अपनी राय साझा की। नेपाल के अशोक वैद्य ने प्रवासी भारतीय दिवस को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। प्रवासी दिवस भारतीय संस्कृति से जुड़े विशाल आबादी को जोड़ने का एक मौका तो है ही, साथ साथ नेपाल भारत संबंध पर भी आत्मचिंतन का मौका देती है। इसके मनाने के पीछे आशय यह है कि अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना तथा युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ना है, तो नेपाल में यह कार्य प्राथमिक रूप से किया जाना चाहिए। नीदरलैंड के डॉक्टर M.K. गौतम ने कहा, हॉलैंड में कोई 1.5 लाख 2 लाख हिंदुस्तानी हैं। वो अपनी भाषा को सूरीनामी हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों होते हैं, और साथ में भाषा, साहित्य, संस्कृति और उनकी पहचान वो सभी होती है। न्यूजीलैंड के पूर्व सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न लोगों को
सम्मानित किया जाता है जिनके कारणवश उनकी एडॉप्टेड होमलैंड और भारत वर्ष के बीच में बेहतर संबंध होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसी प्रकार इन संबंधों को बेहतर बनाने में इनके द्वारा प्रयास जारी रहेंगे। इस वर्ष के जो व्यक्ति प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से वो आगे चलकर भी भारत और अपनी एडॉप्टेड होमलैंड के बीच में और संबंधों को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, 2 भारतीय कोविड टीकों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से 50 यात्रियों को लेकर उड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त। चीन में फंसे जहाज MV जग आनंद में मौजूद भारतीय कर्मी 14 जनवरी को स्वदेश लौटेंगे। और भारत के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 197 रन की बढ़त। देश में अब तक कोविड नमूनों की जांच 18 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,16,000 से अधिक कोविड जांच की गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या में केवल 2.15% वर्तमान समय में मरीज हैं। फिलहाल देश में करीब 2,24,000 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,022 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% रह गई है, जो विश्व में न्यूनतम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 228 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,50,798 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण मामलों में कमी आने के बाद आज कश्मीर डिवीजन में ब्रिटेन में पाए गए नए वायरस से 2 व्यक्तियों के संक्रमित होने का पता चला है। कश्मीर घाटी के 2 पुरुष रोगियों में कोविड के इस नए स्वरूप से प्रभावित होने का पता चला है। यह दोनों ही रोगी सैलानी हैं, जिन्हें JLNM अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। आज 51 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राज्य में कोरोना के 36 मामलों की पुष्टि हुई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पुद्दुचेरी में 23, कराईकल में 4, यानम में 1 तथा माहे में 8 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के चारों जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। कुल 328 मरीजों में से 162 रोगियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 166 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पुद्दुचेरी में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 97.49% है और मृत्यु दर 1.66% तक आ गई है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी ने लोगों को हाथ धोने और नमस्ते करने जैसे मौलिक भारतीय मूल्यों तथा परंपराओं की ओर लौटा दिया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उन्होंने कहा कि नमस्ते करने को लोगों ने खुले मन से स्वीकार किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड ने पूरी दुनिया को स्वच्छता, साफ सफाई, योग, आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के प्रति जागरूक किया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आज पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विधायकों को भविष्य की चुनौतियों से उबरने के लिए तौर तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आज गोवा में विधायक दिवस के अवसर पर एक समारोह में कहा कि शासन का लोकतंत्र सबसे बेहतरीन तरीका है। वर्ष 1961 में मुक्ति के बाद इस दिन 1964 में गोवा विधानसभा का पहला सत्र हुआ था। इसी दिवस के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को विधायक दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में प्रभावी कामकाज के लिए विधायकों के पास चरित्र, क्षमता, प्रतिबद्धता, संवाद, योग्यता और संपर्क होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जातिवाद, समुदायवाद, पैसा और अपराधी लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों और आम आदमी के सरोकारों से अवगत होने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को SMS से प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज चेन्नई बंदरगाह न्यास के सागर अन्वेषिका पोत के जलावतरण के अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से भारतीय वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में अनुसंधान संबंधी गतिविधियां संचालित करने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वायरस को अलग करने और उनके जीनोम सीक्वेंसिंग करने में दुनिया में सबसे आगे रहे हैं, जिससे इस महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी घरेलू प्रयोगशालाओं में महामारी से संबंधित 10 लाख स्वदेशी किट बनाने में भी कामयाब रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो समुद्री लहरों की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय वैज्ञानिक मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं, जिससे देश के 4 करोड़ 30 लाख किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भोपाल में अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन बेतवा परियोजना के साथ जलापूर्ति की विभिन्न पहलों की समीक्षा की। श्री शेखावत ने कहा कि आम लोगों को केन बेतवा नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की परियोजना के बारे में बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। इस दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों में बहुत जल्द समझौता होने वाला है। इस बारे में 15 वर्षों से दोनों राज्यों की सरकारों के बीच विचार विमर्श जारी है, जिसके बाद बहुत जल्द समाधान निकलने की संभावना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू न करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस कल्याणकारी योजना को जारी रखेगी। सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम
कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं, तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है, तो अब उनको किसानों की याद आई। राजस्थान में बर्ड फ्लू से लगातार पक्षी मर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भी राज्य के 27 जिलों में 356 पक्षियों के मरने की खबर है। एक रिपोर्ट। 25 दिसंबर से अब तक राज्य में 2500 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर कौवे हैं, लेकिन मोर तथा कुछ अन्य पक्षियों की भी मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग द्वारा अब तक 21 जिलों से 219 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 11 जिलों के 45 सैंपल में H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग का कहना है कि वायरस अभी मुर्गियों में नहीं फैला है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वार्षिकी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम विकास के आकांक्षी जिलों में नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा करने के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। इसके अंतर्गत देश के कम विकसित 112 जिलों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं लागू की गईं। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। लोगों के जीवन स्तर में सुधार और देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आगे बढ़ रहे देश की अर्थव्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के फोकस में रखा गया है। आकांक्षी जिलों को प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए पहले अपने राज्य में ही बेहतर करने वाले जिलों से आगे बढ़ने और फिर राष्ट्र स्तर पर सबसे बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन 112 जिलों में विकास की स्थिति मापने के लिए 49 प्रदर्शन सूचक चिन्हित किए गए हैं। नीति आयोग इन जिलों में हो रहे विकास को देखकर हर महीने सभी जिलों की रैंकिंग करती है। पिछले साल नवंबर महीने में झारखंड का रामगढ़ जिला सभी आकांक्षी जिलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र था, जबकि कर्नाटक का यादगीर दूसरे और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला तीसरे स्थान पर था। दुमका और साहिबगंज जिले भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों में शामिल हैं। इस कोविड महामारी के समय नीति आयोग के द्वारा इन जिलों में संक्रमण रोकने के लिए और लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर और अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए गए। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जहाजरानी मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा है कि चीन में फंसे भारतीय जहाज कर्मी 14 जनवरी को स्वदेश आ रहे हैं। श्री मांडविया ने कहा कि 23 भारतीय जहाज कर्मियों के साथ MV जग आनंद जहाज जापान चीबा की ओर चलने के लिए तैयार है। ये फंसे हुए कर्मियों को लेकर 14 जनवरी को जापान पहुंचेगा। वहां से ये हवाई मार्ग से भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के तुरंत बाद आज एक यात्री विमान जकार्ता के समुद्री क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 50 से अधिक लोग सवार थे। श्री विजय एयर कंपनी ने कहा गया है कि बोइंग 737-500 विमान जकार्ता से इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के पश्चिमी कालीमंतान प्रांत की राजधानी पांटी आनाक जा रहा था। दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों के शव और जहाज का मलबा मिल गया है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए थे। मेजबान टीम ने 197 रन की बढ़त बना ली है। मार्नस लेबुशेन 47 जबकि स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन ने अब तक एक विकेट लिया। आज भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमट गई। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने किसानों से विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों का मकसद उनके हितों का संरक्षण करना है। आज हैदराबाद में उन्होंने कहा कि किसान के सरोकारों से सरकार को पूरी सहानुभूति है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा 2 भारतीय कोविड टीकों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से 50 यात्रियों को लेकर उड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त। चीन में फंसे जहाज MV जग आनंद में मौजूद भारतीय कर्मी 14 जनवरी को स्वदेश लौटेंगे। और भारत के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 197 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।